राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। राकेश जी, बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि यहाँ ज़मीन में पानी नहीं है और फिर भी आप इतना बड़ा काम किसानों से करवा रहे हैं। मूल बात मुझे जो आपकी अच्छी लगी वो ये लगी कि आप मेडिसिनल प्लांट को मार्केट दे रहे हैं। क्या है आपका एक कार्य और शुरुआत आपकी जो है इस मेडिसिनल प्लांट के मामले में कब हुई? पहले तो मैं दुरुस्त कर देता हूँ कि मैं खुद किसान हूँ और मेरे यहाँ पेरेंटल लैंड है और मैं खुद खेती कर भी रहा हूँ। क्योंकि बिना कुछ खुद किए दूसरों को हम तैयार नहीं कर सकते। पहले खुद को अपने आप को साबित करना पड़ता है लोगों के सामने, तभी जा कर के लोग उस पर अमल करते हैं। और मुझे अपने आप को साबित करने में 10 साल गुजर गए। अब जा कर के लोग विश्वास करने लगे कि हाँ, औषधीय खेती भी कोई एक खेती है, एक्चुअल में इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। और सही मायने में देखा जाए तो अभी तक तो हमारी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR की एकीकृत कृषि प्रणाली जो है उसमें बागवानी, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पशुपालन, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें जोड़े गए हैं। लेकिन मेडिसिनल प्लांट को अभी भी नदारद माना है नहीं वहाँ पे। ये भी एक दुर्भाग्य है। लेकिन हो सकता है विशेषज्ञों की ये राय रही होगी कि औषधीय पौधे अगर खेती कोई किसान कर भी ले तो उसको मार्केट को कहाँ तलाशेगा और उसको बेच कहाँ पाएगा, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है इसका और अनसर्टेन मार्केट है। तो इसी कारण से शायद ऐसा रहा। लेकिन अब ये विषय अलग बदल गया है। मेडिसिनल प्लांट की मार्केट में कोई तरह की समस्या नहीं है, बशर्ते आप अच्छी गुणवत्ता का माल या औषधीय उत्पादन करते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और एक अब बात चलते चलते एक परिचय की बात आए तो आप अभी राष्ट्रीय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो हमारा नेशनल का बोर्ड है उसके मेंबर हैं अभी? जी, मैं अगस्त 2018 से नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड आयुष मिनिस्ट्री जो भारत सरकार में बनी है, जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में बनाया आयुष मंत्रालय, उसकी एक विंग है और उसमें मैं 2 साल के लिए नॉमिनेटेड सदस्य हूँ। एज ए फार्मर के तौर पे मैं वहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और सरकार को किसानों की ग्राउंड लेवल पे आने वाली समस्याओं को सरकार को मैं अवगत करा रहा हूँ, ताकि जब नई गाइडलाइन बने, नई कोई योजना बने तो उसमें किसानों का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। कलेक्टर्स जो हैं, जो कलेक्शन करने वाले हैं, उनका भी पूरा वैल्यू चेन में ध्यान रखा जाए। जी, बहुत बढ़िया। यही परिचय मैं इसलिए देना चाहता था कि आप तक सही बात पहुंचा रहे हैं, ये आपको विश्वास हो। अब पूरी बात अब हम शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर राकेश जी जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, पहले तो ये बताइए शेखावाटी अंचल या राजस्थान मेडिसिनल प्लांट के लिए कैसा क्षेत्र माना जाता है? मैं तो कई बार कई इंटरव्यू में कह भी चुका हूँ कि मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म राजस्थान में हुआ। राजस्थान वो स्टेट है जहाँ 14 तरह के क्लाइमेटिक जोन की स्थिति हर जगह पाई जाती है। हमारे पास दक्षिणी का जो हमारे एरिया है, जो गुजरात से लगा हुआ, गुजरात के उस एरिया के क्लाइमेट को संभाल के रखा है। हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र में अरावली जैसी, माउंट आबू जैसी पहाड़ी क्षेत्र भी हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड के, वहाँ कुछ प्लांट भी लगाए जा सकते हैं। मरुस्थलीय सबसे बड़ी बात है, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत जो है वो है मरुस्थल, जो किसी के पास नहीं है। और ऐसा एडवर्स क्लाइमेट है और यहाँ पे जो स्ट्रेस में हमारे गुणवत्ता की हमारी वनस्पतियाँ उगती है वो कोई और नहीं उगा सकता। तो ये सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ यहाँ के किसानों को। और राजस्थान वास्तव में एक तरह से देखा जाए, अगर इसके सही डाटाबेस बना करके प्रस्तुत किया जाए तो राजस्थान पूरे, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड में नंबर 1 पे मेडिसिनल प्रोड्यूसर है। जी, बहुत सही बात कही है आपने। और मैं भी ये मानता हूँ कि हम लोग जब किसानों के पास जाते हैं, आप ये सोचिए कि इतनी खतरनाक क्लाइमेट में 51-52 डिग्री गर्मियों में, -4 डिग्री तक सर्दियों में तापमान हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई वनस्पति पैदा होती है तो इसका मतलब उसमें कुछ ताकत तो है। डेफिनेटली स्ट्रेस में प्लांट को अपने आप को बचाने की एक रहती है और वो उस समय अपने कंटेंट में सबसे मैक्सिमम हाई साइड पे होता है। जैसे एलोवेरा की मैं बात करूं तो एलोवेरा जो राजस्थान में उत्पादन होता है वैसा कहीं नहीं हो सकता। उसको आप उगा सकते हो, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जरूर ले सकते हो, लेकिन जो क्वालिटी और जो इसमें एल्कलाइड्स बनने होते हैं
वो केवल मात्र राजस्थान के स्ट्रेस वाले एरिया में ही बन सकते हैं। जी, और किसी संस्था ने, शायद अमेरिका की कोई संस्था थी, उसने भी बेस्ट बताया है राजस्थान। जी जी बिल्कुल, मैं अब उस संस्था का नाम आप यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन एक MLM कंपनी है अमेरिका की जो कि अपने प्रोडक्ट एलोवेरा के करीबन 1400 रुपये लीटर के हिसाब से मार्केट में बेच रही है। बल्कि उसका जो वो एलोवेरा का कंटेंट और जो उत्पादन है वो राजस्थान के एलोवेरा से कई गुना कमज़ोर है। अब समस्या हमारे साथ ये हो रही है कि हमारे पास उच्च गुणवत्ता का रॉ मटेरियल होते हुए भी हम उसका मार्केट नहीं कर पा रहे हैं। मूल बात वो है। तो इसी विषय पर हम आएंगे। अब थोड़ी सी बात ये करें कि हमारे क्षेत्र में बेस्ट जैसे क्या ऐसा हर्ब है जो एक किसान आसानी से लगा सकता है और उसका मार्केट भी आसानी से मिल सकता है। इसी बीच को जोड़ते हुए मैं एक बात कहूँ कि नागौर का जैसे अश्वगंधा है वो बहुत बड़ा माना जाता है, बहुत अच्छे नज़रों से देखा जाता है। तो आप इसी बात को जोड़ते हुए क्या कहें? देखो, किसान भाइयों को मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में करीबन 1628 स्पीशीज वनस्पतियाँ हैं जिनका औषधीय उपयोग जड़ी बूटियों या दवा निर्माण में होता है। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हर वनस्पति जो हमें दिख रही है उसका औषधीय उपयोग निश्चित तौर पे होता है। अब यहाँ औषधीय खेती शब्द आते ही ये आत्मीय लगता है एक तरह से, और सबको एक हॉट मतलब एक अट्रैक्टिव शब्द है। तो हर कोई इसकी खेती की तरफ जाना चाहता है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से किसान भ्रमित हो जाते हैं और वहीं पे उनके साथ कई बार गलत फसलों का चयन होना, कई गलत बिचौलियों के चक्कर में आकर के और फंस जाना, छलावा होता है, जिसके कारण से उनकी गाड़ी कमाई जो उनके पैसे 2 पैसे वो जोड़ते हैं वो सारे उनके नुकसान चले जाते हैं। नकारात्मक प्रचार भी और उसका नकारात्मक प्रचार। तो किसान भाइयों को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वास्तव में हमारे जलवायु में कौन सी वनस्पतियों की खेती करनी है, और खेती करने से पहले हमें इसकी मार्केट की स्ट्रेटेजी देखनी होती है कि कौन से उत्पादन को हमें खेती में लेना है और कौन ऐसा हर्ब्स है जिसका सिर्फ कलेक्शन करने से ही काम चल जाएगा। जैसे नीम है, तो नीम हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब नीम का अगर प्रॉपर कलेक्शन कर लिया जाए तो हमारे भारतवर्ष में जितनी डोमेस्टिक डिमांड है उसको हम आराम से आपूर्ति कर सकते हैं। तो ऐसी फसलों का, हाँ ठीक है, नीम अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेशली कल्टीवेशन की जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये विशेष ध्यान रखें। जैसे बबूल की बात करें तो बबूल भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में है, तो उसके फली का या उसकी छाल का या उसके पत्तों का अपन कलेक्शन करें। खेती विशेष तौर से उन्हीं की करें जो कि अब जंगलों से लुप्त हो चुकी है, जिनको मार्केट में अब मिलावट के द्वारा मतलब फार्मेसियों तक पहुंचाया जा रहा है। उन फसलों को टारगेट करके उन्हीं की खेती की जाए। जी, बहुत सही बात कही। और एक विषय पे और आता हूँ, ये टच होता है कई बार। हम लोग जब औषधीय खेती की बात करते हैं और औषधीय पौधों की बात करते हैं, उनकी लाभ की बात करते हैं, तो कई लोग जो विद्वजन है वो कहते हैं कि आप इनकी जानकारियाँ मत दिया कीजिए। मैं पूछता हूँ क्यों भाई? ये अगर इनकी जानकारियाँ दे देंगे लोग उखाड़ के ले जाएंगे, इसको बेच देंगे इसको। हम लोग यहाँ जोड़ना चाहते हैं इस बात को कि आप उन बाढ़ के पास जो मेड़ के पास जो होने वाली औषधियों की जो हम जानकारियाँ देते हैं वो इसलिए देते हैं कि किसान अपने खेत में उसको उगाए, और उसी दिशा में आज हमारा राकेश जी से बात हो रही है। और ये आपको आगे एक नई दिशा, नया कार्य जो है वो देने के लिए हमारा ये प्रयास है। तो राकेश जी, क्या ऐसी कल्टीवेशन है अभी जो हमारे क्षेत्र में हो रही है? जैसे एलोवेरा की बात कहें तो कहा जा रहा है कि इसका मार्केट डाउन है। आंवले की बात कहें तो कुछ थोड़ा सा ग्रोथ उसमें आया है। अश्वगंधा की बात कहें तो कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है। कंटकारी की बात कहें तो हमारे गाँवों में गलियों में ऐसे ही पैदा होकर ख़त्म भी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या कहेंगे? देखो, अज्ञानता या ज्ञान के अभाव में तो हम पीतल और सोने की भी पहचान नहीं कर पाते। दिखने में दोनों पीले होते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम होता कि ये कितना गुणकारी है। किसान बाजरे के खेत में गोखरू उगता है अपने, तो आपको यहाँ मारवाड़ी, अपने मारवाड़ से, हाँ बांकड़ी जिसको बोलते हैं, वो खूब मात्रा में होती है। और जब किसान खेत में फसल कटाई और जब सीटी तोड़ने जाता है और उसकी जूती में अगर बांकड़ी का वो जो फल जिसको डोडिया बोलते हैं वो चुभता है, तो वो बड़ी गाली करता है कि ये इससे मेरा पीछा कब छूटेगा, बांकड़ी खागी। अब सत्यता ये है कि बाजरा का बाजार मूल्य 1700 से 1800 रुपये क्विंटल है, लेकिन किसान के टारगेट में वही है। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी इनपुट कॉस्ट लगी हुई। इनपुट कॉस्ट का मेरा मतलब है कि उसमें उसका बीज की कीमत, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, बुआई, सारी खर्च उसकी
कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि उसकी नज़र में वो मूल्यवान है, क्योंकि उसको उसका मूल्य मालूम है कि ये 1700 रुपये कुंटल बिकेगा। अब सिट्टी तोड़ते समय अगर गलती से पीछे कहीं एक सिट्टी छूट भी जाए तो वो किसान उसको वापस बिनने के लिए जाएगा और तोड़ेगा और अपनी पूंज में ला करके उसको रखेगा, क्योंकि उसकी मूल्य उसको मालूम है। और वहीं उसी खेत में नीचे जो गोखरू जिस भांखड़ी जो है वो अगर उसको चुप भी जाए तो वो गाली करता है कि इससे पीछा कब छूटेगा। एक्चुअल में ये अज्ञानता है, उनको नहीं मालूम है कि भांखड़ी की वास्तविक मूल्य क्या है और इसको कहाँ बेचा जाए। सत्य बात यह है कि आज मैं 7 मार्च 2020 को आपको बता रहा हूँ कि आज का भांखड़ी का जो मूल्य है वो 9,500 रुपये क्विंटल है। क्या बात है, यानी 90 रुपए किलो, यानी 95 रुपए किलो। जी हाँ, क्या बात। तो बाजरा 17 रुपये किलो, जिसमें उसको कीमत लग रही है, उसने एक हाइब्रिड बीज की थैली जो 300 साढ़े 300 रुपये बाजार में आती है शायद 1-1.5 किलो की, वो लाया है, बिजाई की है, फिर उसको केयर टेक किया है, उसमें कई तरह के खाद खरपतवार निकालने के लिए कई सारे उसने प्रयास किए, मेहनत लगी है, तब जाकर के वो 17 रुपये। और वही उसी खेत में वो दूसरी वनस्पति जो 95 रुपये किलो है, मतलब कि इससे 5 गुना 5.5 गुना ज़्यादा उसका मूल्य है। लेकिन अज्ञानता की वजह से वो नहीं समझ पा रहा कि ये एक्चुअल में, ये ज्ञान जब तक किसान को नहीं होगा तब तक किसान की आमदनी हम कितना भी प्रयास कर लें डबल नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया है। तो राकेश जी, अब इससे जस्ट आगे का एक सवाल आता है कि ये बेचे कहाँ, मतलब भांकड़ी हो गई, हमने 4 बोरे इकट्ठा भी कर लिया, अब क्या करे किसान, क्या करे, उसको कहाँ बेचे? ये बहुत सही सवाल आपने पूछा है। अगर मान लीजिए मेरे किसी कहने से या आपके कहने से प्रेरित होकर के कोई चूरू का किसान अगर 1 बोरी कलेक्ट कर भी ले तो वो राजपुरा तो नहीं लेके आएगा। अगर लेके आएगा तो जितने मूल्य का उसका माल है उतना उसका ट्रांसपोर्ट और उसका किराया लग जाएगा। तो यहाँ विषय ये आता है कि इसको कैसे बेचा जाए, इसकी प्रॉपर वैल्यू चेन क्या हो, ये एक विषय है। तो इसके लिए हमने सोचा है, वह भी है, और हमारी संस्था और हम लोग इसमें इस मिशन मोड में इसको काम कर रहे हैं, प्रोग्राम मोड में, कि पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में सरकार के समक्ष हम अपनी मांग भी रख रहे हैं कि जैसे भी आपने देखा कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने एक विशेष पैकेज बनाया है कि हम 10,000 FPO बनाएंगे अगले 5 वर्षों में। FPO वास्तव में बहुत अच्छा मॉडल है। FPO मॉडल को अगर औषधियों में जोड़ लिया जाए तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमें इसके मार्केट के लिए मंडियां कब बनेगी, कैसे बनेगी, ये आगे का विषय है, भविष्य में गर्त में है ये। हम इसकी बात ना करके वर्तमान की अगर बात करें तो FPO अगर बना लिया जाए तो उस FPO के माध्यम से हम किसानों को एक प्लेटफार्म पे जोड़ सकते हैं। यहाँ हमें 2 तरह के प्लेटफार्म की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो सॉलिड प्लेटफार्म, जो कि जहाँ किसान अपने मटेरियल को और अपने कलेक्शन किए हुए जड़ी बूटियों को रख सके, और एक सॉफ्टवेयर जैसा सिस्टम जिसके माध्यम से सारे किसान सारे FPO अपने आप में जुड़े रहे, ताकि हमारे पास एक सेंट्रली उसका पूरा एक सिस्टम में हमारा स्टॉक बन जाए कि हमारे पास क्या क्या आइटम है। ये FPO का थोड़ा सा आप बता दीजिए, किसान जानना चाहे तो। FPO मॉडल में एक्चुअली क्या है कि कोई नाम क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, FPC, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये एक कंपनी बनती है जिसमें किसान सब मिलकर के और अपना अपना हिस्सेदारी राशि डाल के और एक कंपनी खड़ी करते हैं। इसमें नाबार्ड और कोई 2-3 और संस्थाएं हैं जिनको सरकार ने FPO क्रिएशन के लिए नॉमिनेटेड किया हुआ है, उनके माध्यम से इसको संचालन के लिए उनको, जी हाँ, और उसके लिए कुछ असिस्टेंस भी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। तो अभी हम चाह रहे हैं कि कृषि मंत्रालय से हम चाहते हैं कि विनायक हर्बल जो हमारी संस्था है उसको कम से कम प्रत्येक जिले में एक FPO बनाने के लिए हमें इसके लिए स्वीकृति दी जाए, ताकि हम हमारे औषधीय खेती करने वाले किसानों को एक प्लेटफार्म पे ला सकें। चूरू जिले में जो हमारे साथ जुड़े हुए 20-50 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अब मजबूरी उनकी ये है कि वो जिले में हैं लेकिन उनको मालूम नहीं कि हम कैसे जुड़ पाएँ। तो हम उसमें एक भूमिका निभाएंगे कि कैसे उनको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ के और उसके साथ में हम लोग काम कर सकते हैं। तो अब इस विषय को हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। ये जो इन्होंने बताया ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है जो आगे भविष्य में होने वाला है। अब अगर जुड़ने की बात आपने जैसे औषधीय खेती की कही है, जो आपने भाव बताए, वर्तमान में अगर कोई किसान अपने गांव में कलेक्शन करके, अपना जिले में कलेक्शन करके अगर कहीं पहुंचाना चाहिए या आपके पास पहुंचाना चाहिए तो क्या पहुंचा सकता है? जी हाँ, हमने वर्ष 2016 में जिसको कृषि विभाग या हमारे विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की
भाषा में अगर कहें तो खरपतवार, जिसको बोल करके हम लोग वेस्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, उन वनस्पतियों का हमने मूल्य एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपको भी हमने दिखाई थी जी, ये वेस्ट आइटम जिनको जैसे दूब घास, बांकड़ी, साटी, शंख पुष्पी, इसके अलावा बबूल छाल, रोहतक छाल, ये सब वेस्ट जो किसानों के मेड़ों पे खेतों। आक की पत्ती का भी आपने 13 रुपए किलो बिल्कुल, आक फूल, आक पत्ती और आक जड़, ये बहुत बहुमूल्य है। मदार इसको बोलते हैं। इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छी डिमांड है, महत्व भी है, लेकिन ये अज्ञानता की वजह से उसको हम वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये सब सूखे पत्ते के रूप में लेते हैं? ये सूखे, और ये जो इस मूल्य श्रृंखला जो हमने लिखी हुई है, इस रेट में भारतवर्ष का कोई भी किसान कभी भी और किसी भी मात्रा में हमें उपलब्ध करवा सकता है। नीम की छाल है 12 रुपए किलो, आपने बताया। जी जी। इस विषय पर हम लंबा आगे बात करेंगे। आज तो हमारा एक कॉमन बात है कि ऐसा एक सेंटर है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, तो किसानों को सेंट्रलाइज करने के लिए ऐसा एक विषय हमारे सामने आया और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आज लगभग मान लीजिए कि 150 किलोमीटर चल के आया हूं और इनसे इसी विषय की बात करने आया हूं। तो राकेश जी, आपसे हम लगातार जुड़े भी रहेंगे। पुदीना पत्ती भी आप 50 रुपए किलो जो है वो लेते हैं, चौलाई जो है वो 13 रुपए किलो ले रहे हैं, एकदम से ऐसा मानते हैं कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही है, और सदाबहार पत्ती भी 12 रुपए किलो है। तो इसका मतलब हर चीज आप कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। बिल्कुल जी। तो हमारे किसानों को, अच्छा आपके कोई नंबर ऐसे रहेंगे जो किसान आपसे एक निश्चित टाइम पे आपसे बात कर पाए, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जी, रात्रि को 8 से 9 बजे के बीच में मेरे नंबर 9413365537 94 133 65 537 पे संपर्क कर सकते हैं। रात को 8 से 9 के बीच में, रात को 8 से 9 आप इनसे बात कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई ऐसा वेबसाइट या ऐसा कुछ ईमेल है जिस पे कोई किसान भेजना चाहे? ईमेल के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारी मेल है rajherbal@yahoo.com और info@vinayakherbal.net, और हमारी वेबसाइट है www.vinayakherbal.net। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, विनायक हर्बल का फेसबुक पे पेज भी है। विनायक हर्बल के नाम से आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट भी है, और अभी हम सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों को जागृत करें, ताकि किसानों को पता लगे कि एक्चुअल में उनके पास कितना बड़ा धन उनके खेतों में समाया हुआ है, जो उनके नॉलेज में नहीं है। बहुत सही बात है, और यही बात हम करने आए थे। आज हमारा केवल इतना सा उद्देश्य रहा कि हम राकेश जी का परिचय आपसे करवाएं, और ये जितनी भी औषधियाँ हैं, हर औषधि का पर्टिकुलर एक औषधि की हम बात करेंगे, उसके मूल्य की बात करेंगे, उसके लाभ की बात करेंगे, और कहाँ कहाँ इसकी खपत हो सकती है ऐसी भी बात करेंगे, कैसे लगाया जा सकता है ऐसी भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें हमारी होगी। आज का तो हमारा परिचय था, और कोई संदेश आप राकेश जी अगर हमारे किसानों को देना चाहें, क्या कहें? मैं किसानों को संदेश जरूर देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं फार्मेसियों को संदेश देना चाहूँगा। फार्मेसी भी अपने आप में इस समय बहुत एक ऐसी जगह पे पहुंच गई है कि उनको जो भी कच्चा माल मिल रहा है वो वास्तव में गुणवत्ता का नहीं मिल रहा। वो बहुत चिंतित हैं। अगर अच्छी गुणवत्ता का अगर उनको जड़ी बूटियाँ नहीं मिलेगी तो वो दवाई कैसे अच्छी निर्माण कर पाएंगे, और कैसे कंज्यूमर का विश्वास जीत पाएंगे और रोगों को ठीक कर पाएंगे। तो आप लोगों से एक विनती हमारी ये है कि हमारा जो संगठन है, हमारा किसानों का संगठन है, और हम सब लोग आप ही के लिए ये सारा सब कुछ कलेक्ट कर रहे हैं। आपको कोई भी आइटम में कहीं अडल्ट्रेशन मिल रही हो, मिलावट मिल रही हो, तो आप निसंकोच हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए जो रेट में आप अभी तक ट्रेडर से खरीद रहे हैं उससे कम मूल्य में अच्छी गुणवत्ता का ट्रेसेबल मार्केट, ट्रेसेबल का मतलब है कि आपको हम ये बताएंगे कि ये जो वासा पत्र हम दे रहे हैं या नीम पत्र जो दे रहे हैं वो अमुक किसान के खेत में इस वर्ष में अच्छा हुआ है, उगाया गया है और उसका कलेक्ट किया गया है। हाँ। तो आप उसको ट्रेसेबल कर सकते हो कि हमारे पास जो मटेरियल आ रहा है वो किस एरिया का, किस क्लाइमेटिक जोन का और कब निकाला, उसकी पूरी हम डाटा आपको बना करके देंगे। तो ऐसे मटेरियल को आप खरीदें। हम आपको मार्केट से जो ट्रेडर्स की रेट है, जो कि किसान से नीम पत्र
ग्राउंड लेवल पे 7-8 रुपये में खरीदते हैं और फार्मेसी में 30 रुपये 35 रुपये किलो में बेच देते हैं। तो हम चाहते हैं कि फार्मेसी को भी सस्ता मटेरियल मिले, अच्छी गुणवत्ता का मिले और किसान को भी कीमत अच्छा मूल्य मिले। एक बीच का रास्ता आप जो है हम एक ऐसी प्लेटफार्म की रचना करके चल रहे हैं, ऐसी परिकल्पना है जहाँ पे फार्मेसी, क्योंकि फार्मेसी की समस्या ये रहती है कि उनको एक ऐसा वेंडर चाहिए, ऐसा वेंडर चाहिए जो कि हर क्लाइमेटिक जोन में होने वाली वनस्पतियों को एक साथ उनको सप्लाई कर पाए। अब इंडिविजुअल किसान से जुड़ने में उनको समस्या भी रहती है, क्योंकि अब एलोवेरा एक सिंगल आइटम को सप्लाई कर सकता है किसान, लेकिन वो पुनर्नवा नहीं कर सकता। अगर कोई पुनर्नवा एलोवेरा कर दिया तो वो काली मिर्च, लौंग, इलायची जो कि केरला में होती है वो नहीं कर पाता। आप एक मंच बनाएंगे जिसमें किसान और फार्मेसी सीधा लिंक कर। बिल्कुल, हम वही चाह रहे हैं कि पूरे भारत के सारे किसान हमारे इस तंत्र में, जो इसीलिए मैंने बताया कि हम पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में एफपीओ बना करके और उस डिस्ट्रिक्ट में होने वाली वनस्पतियों को वहाँ से कलेक्ट करेंगे या उसको कल्टीवेट करवाएंगे। बहुत बढ़िया। जैसे मेरे पास भी एक आंध्रा से फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि जो ये जांटी है आपकी इतनी हो रही खेजड़ी कि इतनी ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ तो खेजड़ी होती नहीं। मतलब वो इतना खुश हो रहा था कि इतनी सारी खेजड़ियाँ हैं आपके पास। तो है, हर जगह कुछ ना कुछ है, हमारे पास खेजड़ी बहुत है, तो वहाँ पर कुछ अन्य चीज़ें बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और अभी नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, आयुष मिनिस्ट्री का भी एक यही टारगेट है कि जो जिस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की और बहुतायत मात्रा में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं, उनको वहीं पे कंजर्व किया जाए, उनको संरक्षण किया जाए और उनको वहीं बढ़ाया जाए, उनकी वैल्यू एडिशन के काम भी वहीं किए जाए। तो स्टेट वाइज हम सोच रहे हैं कि 5, 7, 10 जो मुख्य वनस्पतियां उस क्षेत्र की है, उस स्टेट की है, उन्हीं पे फोकस करके उनको जीआई ग्लोबली उनको आइडेंटिफाई करवाया जाए ताकि उनका मूल्य संवर्धन किया जा सके। बहुत बढ़िया। तो ये सारी बातें आज आ चुकी हैं और एक परिचय हमारा था, ये परिचय आप तक पहुंचा है और बहुत सारी बातें हैं जो करने को है और बहुत सारी बातें हम करेंगे भी, लेकिन आज का जो हमारा ये वार्ता का विषय है यहीं संपन्न करते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा राकेश जी को। विनायक हर्बल आप चला रहे हैं और आप हमारे किसानों को कहीं ना कहीं एक रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी प्रकार किसानों के साथ जुड़े रहें। और अब मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।